जब हम अपने डेटा को इस तरह से स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर में कि अगर मुझे स्टोर करने के बाद कभी फ्यूचर में दोबारा ज़रूरत पड़े तो मैं उसको आसानी से रिट्रीव कर पाऊँ, तो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं उनको देखते हैं। डेटा स्टोरेज ऑप्शंस। तो डेटा स्टोरेज ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट फाइल का। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट फाइल में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये भी टेक्स्ट फाइल में लिख रहा हूँ, ये सेव हो जाएगा। आपको कल यूज करना है कल यूज करो, परसों यूज करना है परसों करो, जिसको देना है वो फाइल दे दो किसी को। तो डेटा स्टोरेज ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है हमारे पास टेक्स्ट फाइल में आप अपने डेटा को स्टोर करेंगे। टेक्स्ट फाइल में डेटा को जब स्टोर किया जाता है तो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो ये कि टेक्स्ट फाइल का डेटा सीक्वेंशियली मैनेज होता है। सीक्वेंशियली मैनेज होता है मतलब ये है कि मान लीजिए एक टेक्स्ट फाइल में मैंने क्या करा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करी। स्टूडेंट्स के नेम, उनके रोल नंबर, उनके मार्क्स, ये सब मैंने सेव कर दिया। अब मुझसे कहा गया कि मुझे वो सारे स्टूडेंट्स का डेटा ला कर दो जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। तो अब फाइल के अंदर आप ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप सिर्फ उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को निकाल पाए फाइल के अंदर से जहां पर मार्क्स की वैल्यू 60% या उससे अबव। फाइल में अगर आपको जाना है तो आप करेक्टर काउंट करिए कि आपने अगर 100 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करी है तो टोटल कितने करेक्टर फाइल में यूज हुए, मान लो 2000। तो अब बताओ कौन सा करेक्टर पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे फाइल हमारा काम करती है। सीक्वेंशियली फाइल से रीड और राइट हमारा किया जाता है। आप कंडीशनली फाइल पर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते कि मुझे वो डेटा दो जहां पर ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो फाइल सीक्वेंशियली रीड राइट ऑपरेशन करती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए टेक्स्ट फाइल एक ऑप्शन हो सकता है, आप डेटा को स्टोर करें। सीक्वेंशियल रीड राइट होता है। ठीक है, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट फाइल की जगह पर एक्सेल फाइल का यूज कर लो। एक्सेल फाइल आपको सीक्वेंशियल की जगह पर रो कॉलम की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि आप अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रो में रख दीजिए। एक रो एक स्टूडेंट को दिखाएगा। हाँ, तो एक्सेल फाइल क्या करेगा हमारा, एक्सेल फाइल आपकी एक रो में एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखेगा, दूसरी रो में एक इंफॉर्मेशन रखेगा, लाइक दिस। ये एक आपकी एक्सेल फाइल हो गई। अब इस एक्सेल फाइल में आपकी रोज हैं, आपके कॉलम्स हैं। मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट का नेम रखा हुआ है सोनू, यहाँ पर उसका रोल नंबर रखा हुआ है 101। तो यहाँ पर मान लीजिए उसकी ब्रांच है CS, और ये उसके मार्क्स हैं जो आउट ऑफ 1000 उसके आए हैं। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, ये एक रो, एक रो में एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आ गया, तो दूसरी रो में दूसरे की आ जाएगी, तीसरी रो में तीसरे की आ जाएगी, चौथी रो में चौथे की, एंड डॉट 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 ऐसे करके आपका हो सकता है। पहले से बेटर सॉल्यूशन है एक्सेल फाइल, पहले से बेटर सॉल्यूशन है सीक्वेंशियल वाले से। आप डेटा को आसानी से मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चैलेंज क्या आएंगे उसको समझेंगे। यहाँ पर चैलेंज ये आएंगे कि एक्सेल फाइल में जो पहली वाली रो है, क्या ऐसा कोई रूल है कि वो कॉलम का हेडर होनी चाहिए। मैं तो सोनू की जगह सोच रहा था या नेम लिखेंगे आप, या रोल नंबर लिखेंगे, या ब्रांच लिखेंगे, या मार्क्स लिखेंगे। जिसने ये फाइल बनाई उसी को पता है कि सोनू स्टूडेंट का नाम है या उसके फादर का नाम है। जो इसे देखेगा उसे क्या पता सोनू कौन है। तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए,
एक्सेल फाइल की पहली रो में डेटा नहीं डालना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? आपको अपने हेडर बनाने चाहिए थे ऐसे करके कि ये नेम है, ये रोल नंबर है, ऐसे करके। तो क्या कोई रूल नहीं होता? हमने कहा रूल नहीं होता एक्सेल फाइल में, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक्सेल फाइल में जो पहली रो होगी उसमें हेडर देने होते हैं। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। कोई भी एक्सेल फाइल की तरफ से हेडर देने का कोई रूल नहीं होता। दूसरा चलो, अगर मैंने यहाँ पर मान लो सोनू, यहाँ पर मैंने कर दिया मोनू, यहाँ पर मोनू का रोल नंबर लिख दिया, यहाँ उसकी ब्रांच लिख दी, मान लीजिए यहाँ पर उसके मार्क्स लिख दिए। तो अगर मैं जानबूझकर या गलती से यहाँ पर एबीसी लिख दूं तो क्या एक्सेल फाइल मना कर देगी? किसी भी कॉलम में क्या कंट्रोलिंग है कि इस कॉलम में इसी टाइप की ही वैल्यू आएंगी, दूसरे टाइप की आती है? यार हमने कहा कोई कंट्रोलिंग नहीं। आप एक कॉलम में नंबर रखो, स्ट्रिंग रखो, फ्लोट रखो, जो चाहे वो रखो, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप टेक्स्ट फाइल से कंपेयर करेंगे एक्सेल फाइल को तो काफी बेटर आपको लगेगा, लेकिन जब आप अपने लिए कुछ एनालिसिस करने की बात करेंगे तो आप एनालिसिस करने में कई जगह स्टक हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बताऊं इसमें हाईएस्ट मार्क्स कहाँ है, तो हाईएस्ट मार्क्स कैसे निकालोगे? एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, एक कुछ है, कैसे निकाल लोगे हाईएस्ट मार्क्स? आपस में एक दूसरे को कंपेयर करके। अब एक दूसरे को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? बराबर चीजों का कंपेरिजन हो सकता है। नंबर का नंबर से कंपेयर करके बता सकते हैं ये छोटा है कि बड़ा है। एक नंबर का स्ट्रिंग से कंपेरिजन नहीं होता। तो क्या एक्सेल फाइल में कोई रूल? हमने कहा नहीं होता है। तो फाइल से बेटर सोल्यूशन है कि हाँ चलो ठीक है कि आप क्या कर सकते हैं, रो कॉलम की फॉर्म में डेटा को अरेंज कर सकते हैं। आप इसमें फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ सीएस ब्रांच के बच्चों का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर इसको कॉलम बनाकर इसमें फिल्टर लगा दो और सीएस का फिल्टर सेलेक्ट कर लो, सिर्फ सीएस का डेटा अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई नंबर आ गया तो वो कंट्रोलिंग नहीं है। अच्छा, क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि मैंने रोल नंबर स्टोर किया, गलती से गलती हो गई, एक और स्टूडेंट का डेटा स्टोर करा, उसमें भी रोल नंबर मैंने 101 कर दिया, कि एक्सेल फाइल मुझे रोक लेगी ऐसा करने से? क्या इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है एक्सेल फाइल में कि एक कॉलम में एक वैल्यू अगर एक बार आ गई है तो वही वैल्यू दोबारा नहीं आएगी? क्योंकि रोल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर, इस तरह का डेटा जब एक्सेल फाइल में रखा जाएगा तो डुप्लीकेट अलाउड ही नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सेल में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि एक्सेल फाइल रो कॉलम के फॉर्म में डेटा को रखने का सही सॉल्यूशन है। अगर मैनिपुलेशन की बात करेंगे, उसमें कुछ गुणा भाग करने की बात करेंगे या स्पेसिफिक कुछ करने की बात करेंगे तो शायद एक अच्छा सॉल्यूशन आपको ना दिखाई दे एक्सेल फाइल। ठीक है, तो जब आप टेक्निकली एक्सेल फाइल पर प्रोसेसिंग करना चाहेंगे तो एन नंबर ऑफ चैलेंजेस आपको एक्सेल फाइल में दिखने शुरू हो जाएंगे। डेटा रखने तक बढ़िया है, उस डेटा पर फर्दर एनालिसिस करना हो, फर्दर कुछ ऑपरेशन करने हो तो आप शायद उतने बेटर वे में ना कर पाए जितना तीसरा सोल्यूशन है वो देता है। तीसरा सोल्यूशन क्या होता है हमारा? तीसरा सोल्यूशन होता है हमारा RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रो कॉलम के साथ यहाँ काम होता है, यहाँ पर हम कॉन्स्ट्रेंट एक्सपोज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सपोज कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्टेंट मतलब प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नल की, ये सब नहीं लगा सकते यहाँ पर। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? वी कैन नॉट कंट्रोल टाइप्स ऑफ वैल्यू। हम वैल्यूज के टाइप को कंट्रोल नहीं कर सकते।
RDBMS एक्सेल फाइल से एक कदम आगे की कहानी है, जहां पर रो कॉलम की फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा। बेस्ट वे टू मैनेज स्ट्रक्चर डेटा, full support of types, constraints, etc. RDBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारे कंप्यूटर में टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड का यूज करना जानते हैं तो वो नोटपैड की फाइल ही टेक्स्ट फाइल कहलाती है। ठीक है, अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है वो भी टेक्स्ट फाइल ही बनाता है। ठीक, एक्सेल फाइल बनाने के लिए आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, MS ऑफिस। जब आप MS ऑफिस, वास्तव में एक पैकेज है, MS ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंदर कई सारे टूल्स आते हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। तो इस तरह से एक्सेल पे काम करने के लिए आपको MS ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर RDBMS। RDBMS पे काम करने के लिए भी हमें क्या करना होता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। पहले से RDBMS हमारे कंप्यूटर में नहीं होता। ठीक है, अब सर RDBMS हमारे कौन कौन से वेंडर्स हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रोवाइड करती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारा ये प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा बताओ, एक्सेल MS ऑफिस के अंदर आता है, क्या कोई और सॉफ्टवेयर है जिसमें एक्सेल की सपोर्ट होती हो? मान लो मेरे कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है और एक्सेल फाइल है और मुझे यूज करनी है, तो कोई और तरीका एक्सेल फाइल को रन करने का? अब सोचकर देखो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर, इसका नाम है MS ऑफिस। MS ऑफिस में M और S का मतलब क्या है? ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये अपनी विंडोज के लिए तो बनाएगा इसे, माइक्रोसॉफ्ट लाइनेक्स के लिए, मैकबुक के लिए, एंड्रॉइड के लिए, आईफोन के लिए क्यों बनाएगा MS ऑफिस? तो MS ऑफिस सिर्फ किसके लिए आता है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, किसके लिए? विंडोज के लिए। तो इक्विवेलेंट जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आते होंगे इसको ओपन करने के लिए। जैसे इन्होंने नाम दिया ओपन डॉक करके आता है। क्या मोबाइल के अंदर हमारा एक्सेल फाइल ओपन नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो क्या मोबाइल में हमारा MS ऑफिस इंस्टॉल होता है? इक्विवेलेंट कोई भी एडिटर होता होगा। ठीक है, चलो, तो अब हम इसी तरह से बात करते हैं कि हमारा जो RDBMS है ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है लाइक MS ऑफिस। हमें इसको पहले अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग वेंडर्स हैं जो हमें ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन है वो, उनकी बात करेंगे। इट इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज it is a software package that manages structured data in efficient. There are multiple
ऑप्शंस RDBMS लाइव। तो RDBMS के कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम यूज कर सकते हैं। उनमें से एक है हमारा जिसका नाम है ऑरेकल। तो ऑरेकल एक RDBMS प्रोडक्ट का नाम है भाई, ऑरेकल कॉरपोरेशन। ऑरेकल कॉरपोरेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑरेकल नाम से RDBMS बनाया हुआ है। DB2, DB2 नाम से एक और हमारा RDBMS आता है जो IBM ने बनाया हुआ है। सिक्वल सर्वर, सिक्वल सर्वर नाम से भी एक RDBMS है जो माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया हुआ है। एक और है जिसका नाम है माई सिक्वल। माई सिक्वल बाई, तो माई सिक्वल जो डेटाबेस है हमारा RDBMS है, ये बनाया था इनिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन है माई सिक्वल AB। बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज किया सन माइक्रो सिस्टम ने। सन माइक्रो सिस्टम्स को बाद में परचेज किया ऑरेकल कॉरपोरेशन ने। तो आज की डेट में जो हमारा माई सिक्वल RDBMS है, इसको मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके नए वर्जन रिलीज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑरेकल की ही है। बात कर लो ना जाके, क्या परेशानी है, बाहर जाके बात कर लो या उसे साइलेंट पे लगा दो। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने कुछ RDBMS के नाम सुने। ऑरेकल, ऑरेकल ने बनाया। DB2 IBM ने बनाया। सिक्वल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। माई सिक्वल इनिशियली माई सिक्वल AB नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने बनाया था। बाद में इसको परचेज कर लिया सन माइक्रो सिस्टम ने। सन माइक्रो सिस्टम को भी बाद में परचेज कर लिया ऑरेकल ने। तो आज सन माइक्रो सिस्टम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब किसके पास आ गए, ऑरेकल के पास, इंक्लूडिंग जावा। जावा भी किसने बनाई थी, सन माइक्रो सिस्टम ने। अब किसके पास आ गई, हमारा ऑरेकल के पास। ये बहुत सारे हमारे यहाँ पर अवेलेबल। अब इनमें से जो हमारा कोर्स है वो है माई सिक्वल। तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पर वो पढ़ना है माई सिक्वल RDBMS को पढ़ना है। अब इसको हम पढ़ने से पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं कि मान लीजिए हम कोई सा भी RDBMS पढ़ें। लेट अस सपोज ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, डॉट 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 डॉट, ये और भी है। ये मान लीजिए हमारा DB2 हो गया, ये मान लीजिए हमारा ऑरेकल हो गया, ये मान लीजिए हमारा माई सिक्वल हो गया, सिक्वल सर्वर हो गया, सिक्वल सर्वर लिख देते हैं। ये अलग अलग आपके RDBMS हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हम और आप लोग हैं। अब हम और आप लोगों को किसी भी RDBMS में मान लीजिए डेटा स्टोर करना है, डेटा रिट्रीव करना है, या डेटा पर कुछ ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का डेटा रखा हुआ है। अब सबको बोनस देना है 5% का, तो वो डेटा अपडेट होना चाहिए। मुझे वो एम्प्लॉयज का डेटा निकालना है जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है।
तो ये सारे काम कैसे आप करेंगे? तो हम और आप लोग किसी भी RDBMS से इंटरेक्ट करते कैसे हैं? तो ऐसा करने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं C++, .NET, जावा, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसी तरह से किसी भी RDBMS से बात करने के लिए भी एक लैंग्वेज बनाई गई है, और उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज जनरली क्या कंटेन करती है? कमांड्स को कंटेन करती है। कमांड्स का मतलब क्या है? अगर कभी आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे दो चार कमांड चलाई हो, तो जैसे अगर आपसे कहा जाए मुझे फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पर, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं MKDIR ABC। ये कमांड क्या करेगी? ये कमांड हमारा ABC नाम का फोल्डर बना देगी। कहाँ बना देगी? डेस्कटॉप पर। ये बन गया। तो सर ये काम तो हम वैसे ही कर लेंगे, राइट क्लिक करो, न्यू, बन गया फोल्डर। हमने कहा तो जो भी काम आप अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से करते हैं, माउस से करते हैं, ग्राफिकली करते हैं, उन सारे काम को करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड भी लिखी जा सकती है। तो हर काम करने की कमांड आती है। सोचो, जब विंडोज कंप्यूटर होते ही नहीं थे, आप मान के चलो अर्ली 90s की बात है ना, तो उस समय कमांड प्रॉम्प्ट, इसको हम बोलते थे डॉस प्रॉम्प्ट, इसको पहले सिखाया जाता था कि किस कमांड से क्या होता है, कॉपी कैसे होगा, पेस्ट कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन शॉर्ट हर काम को करने की कमांड आती थी। इसी तरह से किसी भी RDBMS से अगर आप कोई भी ऑपरेशन करवाना चाहते हैं डेटा के साथ, तो उस काम को करने की क्या आती है? कमांड्स आती हैं। उन कमांड्स को एक ऑर्डर में अरेंज करके जब हम लिखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेरी। तो क्वेरी का मतलब है बहुत सारी कमांड्स को मैंने एक प्रॉपर सिंटैक्स के साथ मैंने लिखा, तो क्या कहेंगे? मैंने एक क्वेरी लिखी। तो अब वो जो क्वेरी लिखी गई, उसमें जो कमांड्स आएंगी वो कौन कौन सी होंगी? तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरी लैंग्वेज। तो DB2 का अपना एक क्वेरी लैंग्वेज है, ऑरेकल का अपना एक क्वेरी लैंग्वेज है, माई सिक्वल का अपना क्वेरी लैंग्वेज है, एसक्यूएल सर्वर की अपनी एक क्वेरी लैंग्वेज है। मान लीजिए मैंने आज आपको माई सिक्वल पढ़ाया, तो माई सिक्वल की क्वेरी लैंग्वेज आपको सीखनी है। अब मान लीजिए आपने एफर्ट लगाकर, मेहनत लगाकर माई सिक्वल की क्वेरी लैंग्वेज के अंदर जो कमांड्स आती हैं उनको सीखा, उनको याद करा, उनकी मीनिंग को समझा। अब जहां पर आप जॉब करने गए, वहां पर आपने देखा कि यार वहां तो ऑरेकल पे काम होता है, तो आप जीरो हो गए फिर से। तो अब आपको ऑरेकल में जाकर ऑरेकल की जो क्वेरी लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी, तब आप ऑरेकल के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो सर ये तो बहुत चैलेंज आएगा हम और आप लोगों को। एक बार किसी RDBMS को अगर मैं सीख चुका हूं और कल को अगर मैं जहां जा रहा हूं वहां पर एक नया RDBMS मिल जाएगा, तो मैं तो जीरो हो जाता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया, और जितने भी RDBMS वाले हैं इन्होंने एक ज्वाइंट एफर्ट किया, और उस ज्वाइंट एफर्ट का एक रिजल्ट आया कि हम जितने भी RDBMS वाले हैं किसी एक क्वेरी लैंग्वेज को ही सपोर्ट कराते हैं। इससे फायदा क्या होगा? जो भी डेवलपर है वो एक ही क्वेरी लैंग्वेज सीखेगा और वही सब पे चलेगी, वही DB2 पर चलेगी, वही ऑरेकल पर चलेगी, वही MySQL पर चलेगी, यही हमारा सिक्वल सर्वर पे चलेगी। तो वो जो एक हमारा कॉमन क्वेरी लैंग्वेज बनाई गई, उसका नाम रखा गया SQL। तो SQL इज नॉट ए RDBMS। SQL इज ए क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये कॉमन क्वेरी लैंग्वेज है जो किसी भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए यूज करी जाती है। इनिशियली ऐसा नहीं था। इनिशियली हम लोगों को बहुत एफर्ट लगाने होते थे। जिस RDBMS को आप पढ़ रहे हैं उसके स्पेसिफिक उसकी अपनी क्वेरी लैंग्वेज होती थी, उसे हमें सीखना होता था और हमारे बहुत एफर्ट लगते थे। वो सारे एफर्ट हमारे अब खत्म हो गए और हमें बस एक ही क्वेरी लैंग्वेज पढ़नी है जिसका नाम है SQL। अब मैं आपको माई सिक्वल RDBMS से पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो क्वेरी लैंग्वेज होगी वो SQL चलेगी। कल को अगर आप ऑरेकल पे जाते हैं तो वहां भी आपको क्या मिलेगा? SQL मिलेगी। चेंजेस क्या होंगे बताऊंगा आपके लिए कि माई सिक्वल और फिर ऑरेकल में चेंजेस क्या रहेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये बात करते हैं कि एक कॉमन क्वेरी लैंग्वेज बनकर तैयार हुई जिसका नाम हो गया SQL। तो वो प्रोग्रामर
जिसको एसक्यूएल आती है उसे हम क्या बोलेंगे, एसक्यूएल डेवलपर। तो ये इंसान क्या कहलाएगा, एसक्यूएल डेवलपर कहलाएगा। अब कोई ये बोलता है कि नहीं मैं तो ऑरेकल डेवलपर हूं, तो ऑरेकल डेवलपर का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप एसक्यूएल को ऑरेकल के साथ रन करना जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है, कॉमन है, लेकिन इसको अपडेट कौन करेगा? अगर इसमें कुछ नया करना होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी, ऑरेकल वाले की, सिक्वल सर्वर वाले की, DB2 वाले, किसकी, कौन लेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको अपडेट करने की? ये तो कॉमन हो गई। अब भाई हमारी अपनी चीज होती है तो हम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये तो सबके लिए हो गए। तो फिर क्या करा गया, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आप सब जानते हैं, ANSI। ANSI एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना। तो ANSI ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया गया सबके एग्रीमेंट के साथ कि भाई इसको हम अपॉइंट करते हैं एसक्यूएल के वर्जन रिलीज करने के लिए। एसक्यूएल में क्या होगा उसको कंट्रोल करना ANSI ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा। बाद में एक और ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया गया जिसका नाम है ISO। तो अगर हम आज की डेट में देखें तो एसक्यूएल में कुछ भी नया करने के लिए या कोई भी नया वर्जन एसक्यूएल का रिलीज करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो ये सब नहीं है, ये है ANSI और ISO। ठीक है, आई गेस मिड 80s में ये डिसीजन ले लिया गया था, 83 84 के आसपास की बात है ये, 83 में, 1983 1984 में ये हमारा हो गया था। तो अब ANSI ISO वाले जो भी एसक्यूएल क्वेरी में चेंजेस करेंगे वो सारा नोटिफिकेशन इन डेटाबेस के पास जाता है, ये सब लोग अपने अंदर फिर अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो भी मैं यहाँ पर कोड लिखूंगा उसको रन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन RDBMS वालों की होगी। तो इनके अंदर क्या होगा, एसक्यूएल का इंजन होगा। तो जितने भी ये डेटाबेस वाले हैं ये अपने अंदर क्या लेकर आएंगे, एसक्यूएल इंजन लेकर आएंगे, एसक्यूएल इंजन लेकर आएंगे। अब ये एसक्यूएल इंजन ये अपने अपने बनाए, कोई सी में बनाएगा, कोई पाइथन में लिखेगा, कोई जावा में लिखेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर RDBMS वाला अपने अंदर एसक्यूएल इंजन लेकर आएगा जो क्वेरी को रन करने के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। तो अब अगर ANSI वालों ने एसक्यूएल के अंदर कुछ नई कमांड ऐड कर दी तो इन लोगों को अपने अपने एसक्यूएल इंजन को अपडेट करना होगा ताकि ये एसक्यूएल इंजन उस नई क्वेरी को भी रन करा पाए, अदरवाइज वो नहीं चलेगी। तो ऐसा कई बार होगा कि सर एक क्वेरी वहां चल रही बट यहाँ नहीं चल रही है। डिफरेंस किसका आ गया है, एसक्यूएल इंजन का। एसक्यूएल इंजन एक नहीं है, वो अनेक हैं। जितने RDBMS उतने अलग अलग एसक्यूएल इंजन, हर डेटाबेस का अपना अपना एसक्यूएल इंजन होगा। तो यही क्वेरी माइट भी जब यहाँ चले तो कुछ अलग तरीके से बिहेव करे और जब यहाँ चले तो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर सकती है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि 70% जो आपने यहाँ पे सीखा है वो किसी भी RDBMS में सेम काम करेगा, 30% वेरिएशन आएंगे। अगर मैंने आपको ऑरिकल सिखाया और एसक्यूएल क्वेरीज ऑरिकल पर रन करना सिखाया, कल को आप DB2 पे रन करेंगे तो जो मैंने आपको सिखाया उसका 70% एज इट इज यहाँ भी चलेगा, 30% नहीं चलेगा जो आपको DB2 के अकॉर्डिंग सीखना होगा। अगर आप परसों को यहाँ आते हैं सिक्वल सर्वर पे तो वो 30% फिर से आपको नया सीखना पड़ेगा। पहले से तो बेटर है, पहले तो सब जीरो ही हो जाता था हमारा, है ना। तो इस तरह से एसक्यूएल को अगर कहा जाए, एसक्यूएल क्या हो गया, एसक्यूएल एक RDBMS का नाम नहीं है, इसको हम बोलेंगे इसको सिक्वल बोला जाता था। जब ये बनाया गया तो इसका इनिशियल नाम था सिक्वल।
कैसे? इसकी फुल फॉर्म क्या होती थी? इसकी फुल फॉर्म होती थी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो जब एसक्यूएल का नाम सिक्वल होता था तो उसकी फुल फॉर्म होती थी स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। बाद में इसमें जितने बॉबल्स आते हैं सारे बॉबल्स को हटा दिया गया। बताओ इसमें कितने बॉबल हैं? एक, दो, तीन। सारे बॉबल्स को हटाने के बाद इसका नया नाम रखा गया और वो नाम आज मार्केट में चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एसक्यूएल। तो बहुत से लोग सिक्वल प्रोनाउंस करते हैं, उसके पीछे वजह यही है कि इसका सबसे पहला नाम एसक्यूएल नहीं था, इसका सबसे पहला नाम सिक्वल ही था, जिसकी फुल फॉर्म होती थी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। लेटर ऑन इसको रीनेम करा गया और इसमें सारे बबल्स हटाकर जो नया नाम पड़ा उसको हम एसक्यूएल के नाम से जानते हैं। It is an open standard maintained by ANSI or ISO and implemented by RDBMS vendors. Implemented by means कि इस स्टैंडर्ड पर जो आपका एग्जीक्यूशन कराने वाला कंपोनेंट है दैट इज एसक्यूएल इंजन, वो कौन बनाएगा? वो एएनएसए वाले नहीं बनाएंगे, वो कौन बनाएगा? हमारा जो आरडीबीएमएस बनाने वाली कंपनी है वो हमारा एसक्यूएल इंजन बनाकर लाएगी। अब समझते हैं कि क्या बदलेगा। बदलेगा ये, मान लीजिए मैं आपको एसक्यूएल सिखा रहा हूँ माई सीक्वल पे। तो माई सीक्वल पे मैंने कोई कॉलम बनाया और उस कॉलम का मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, कॉलम का नाम कर दिया एड्रेस। अब मुझे साथ में क्या बताना पड़ता है? इसका डेटा टाइप, कि डेटा टाइप क्या होगा। तो मान लीजिए एड्रेस का डेटा टाइप मैंने लिख दिया यहाँ पर वेर कैर। अब जब किसी दूसरे डेटाबेस में जाएंगे तो हो सकता है ये डेटा टाइप ना हो, वहां पर कोई और नाम से हो सकता है वहां टैक्स नाम से। मैंने एक कॉलम बनाया जिसका नाम कर दिया सैलरी, उसका डेटा टाइप मैंने दे दिया मान लीजिए इंटीजर। हो सकता है दूसरे में जाओ तो वहां पर नंबर हो, इंटीजर ना चलता हो। तो जो हमारे कॉलम्स के डेटा टाइप हैं, डेटा टाइप हमारा वेरी करेंगे आरडीबीएमएस टू आरटीपी। तो जो पहला चेंज मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि अगर आप कोई पर्टिकुलर आरडीबीएमएस पे एसक्यूएल सीख रहे हैं तो हमारा जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे वेरी करेंगे। ठीक है। जिस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसी तरह से आरडीबीएमएस अपनी तरफ से कुछ रेडीमेड फंक्शंस लेकर आते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मिन मैक्स सम अपर लोअर, ये सारे फंक्शन आरडीबीएमएस वाले भी लेकर आते हैं, लेकिन उनके नाम क्या होंगे, उनकी स्पेलिंग क्या होगी, हर डीबीएमएस में अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो ये चेंजेस हैं जो आरडीबीएमएस टू आरडीबीएमएस हमारे आए। तो हर वो फैसिलिटी जो एएनएसआई की तरफ से नहीं बताई गई है, सिर्फ आरडीबीएमएस बनाने वाली कंपनी अपनी तरफ से ऐड कर रही है ताकि लोग उसका यूज करें, तो वो चीजें वेरी करेंगी हमारा आरडीबीएमएस टू आरडीबीएमएस। ठीक है। चलिए अब हम माई स्क्वेल की बात करेंगे। तो अब एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है
और मुझसे ये कहता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में मैंने एसक्यूएल डेटाबेस यूज किया है, तो आपको क्या समझ में आया? अगर एक स्टूडेंट मेरे पास आता है या आपके पास आता है और वो ये कहता है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में एसक्यूएल डेटाबेस लगाया है, तो आपको इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि उसको चीजों की सही नॉलेज अभी नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल एक डेटाबेस नहीं है, एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज का नाम है। डेटा स्टोर एसक्यूएल में नहीं होता है, डेटा स्टोर आरडीबीएमएस में होता है। एसक्यूएल के थ्रू वहां पहुंचाया जाता है, तो एसक्यूएल जरिया है, माध्यम है किसी आरडीबीएमएस में डेटा पहुंचाने का या वहां से डेटा को लाने का। ये खुद थोड़ी एक डेटा स्टोरेज है। एसक्यूएल एक डेटा स्टोरेज ऑप्शन नहीं है। डेटा स्टोरेज ऑप्शन ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं, यहां तक पहुंचने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है एसक्यूएल की। समझ में आ रहा है? तो अगर उसने बोला कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में एसक्यूएल डेटाबेस लगाया है, तो आपको उसे करेक्ट करना है कि डियर एसक्यूएल डेटाबेस नहीं होता, डेटाबेस ऑप्शन नहीं होता। एसक्यूएल तो एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस पर काम करती है। आप बताओ आपने कौन सा आरडीबीएमएस इंस्टॉल करा था? माई सिक्वल किया था, सिक्वल सर्वर किया था, ऑरेकल किया था, डीबी2 यूज किया था, ये हमारे आरडीबीएमएस के नाम है। समझ में आ रही है स्टोरी? कंफ्यूजन टर्म कहाँ कहाँ पर है मैं बताता हूँ। एक टर्म है एसक्यूएल, एक है माई एसक्यूएल। लोग कहते हैं, लोग ऐसे माई कह देते होंगे, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है भाई, दो अलग बातें हैं ये। तीसरा टर्म मैंने बोला एसक्यूएल सर्वर, तो लोग ये कहते हैं सर तीनों एक ही बात है, सर्वर बोलो बोलो मत बोलो, माई बोलो बोलो मत बोलो, सब एक ही बात है। नहीं, ये तीन अलग बातें हैं, तीन अलग अलग टर्म है, ये एक टर्म नहीं है। इन तीन में ये दो आरडीबीएमएस हैं, ये अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी का है। ये आरडीबीएमएस है ही नहीं, ये क्वेरी लैंग्वेज है जो दोनों पे चलती है, इस पे भी चलती है, इस पे भी चलती है। तो टर्म्स बड़ा क्लियर होने चाहिए, है ना, कि आप क्या बोल रहे हैं और सामने वाला क्या उसको समझ रहा है। तो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल एक बात नहीं होती है। एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है, माई एसक्यूएल एक आरडीबीएमएस है। डेटा स्टोर यहां नहीं होता है, डेटा स्टोर यहां होता है, डेटा स्टोर यहां होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी आरडीबीएमएस हैं, जितने भी आरडीबीएमएस हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी कंप्यूटर पर हमें इंस्टॉल किया गया, और यहां पर एक बंदा बैठा है जो यहाँ डेटा इंसर्ट कर रहा है, डेटा को फैच कर रहा है। मान लो ये एक दूसरा कंप्यूटर है, सेम कंट्री सेम सिटी, अदर कंट्री अदर सिटी, कहीं भी हो सकता है। क्या यहाँ पर जो बंदा बैठा है, क्या ये इसको यूज कर सकता है? या इस वाले कंप्यूटर पे भी मुझे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो सीधा सा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर पे मैंने आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, अब जिस कंप्यूटर पे मुझे इसकी जरूरत है, क्या हर जगह इंस्टॉल करना पड़ेगा? अच्छा सोचो, बैंक में आपने अपना अकाउंट ओपन कराया, तो बैंक ने आपकी जो इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, इनिशियल बैलेंस, अकाउंट का टाइप, ओपनिंग डेट, आपका एटीएम का नंबर, एटीएम का पासवर्ड, ये सब एक आरडीबीएमएस में स्टोर किया हुआ है। आरडीबीएमएस ही स्टोर होता है बैंक की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब मुझे ये बताओ, आप किसी एक एटीएम में गए, वहां से आपने क्या करा, ट्रांजेक्शन करी, दूसरे एटीएम में गए, वहां से ट्रांजेक्शन हो गई, तो क्या हर एटीएम में आरडीबीएमएस इंस्टॉल होता होगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपके खाते में 1000 रुपए पड़े हैं, तो हर जगह कैसे अपडेट पहुंचेगा? फिर सबका अपन अपना अगर आरडीबीएमएस हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आरडीबीएमएस किसी एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता होगा, और जितने भी एटीएम, पेटीएम, स्वाइपिंग मशीन, वेबसाइट जितनी भी हैं, वो सब उसी वाले कंप्यूटर से कनेक्ट होते होंगे सर, नेटवर्क का यूज करते हुए। यही होना ही चाहिए, यही होता है। ठीक है, तो अगर आप नेटवर्क का यूज करते हुए किसी भी कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस से आरडीबीएमएस एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आरडीबीएमएस एक सर्वर पे चलता है। जब कोई भी सॉफ्टवेयर एक सर्वर पे इंस्टॉल होगा, तभी उसे नेटवर्किंग का यूज करके अदर डिवाइसेस से एक्सेस किया जा सकता है।
अगर ये सॉफ्टवेयर बिना सर्वर के इंस्टॉल हुआ है तो ये सिर्फ लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो सकता है। लोकल कंप्यूटर पे जो लोग आएंगे वही यूज कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। एमएस ऑफिस एक सर्वर पे इंस्टॉल नहीं होता। एमएस ऑफिस जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल है सिर्फ उसी कंप्यूटर पर उसका यूज हो सकता है, दूसरे पे करोगे तो किसी तरह से नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप बोलोगे कि मैं रिमोट एक्सेस कर रहा हूँ तो वो तो पूरा कंप्यूटर ही रिमोट एक्सेस हो जाएगा। हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस वाली बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब जितने भी आरडीबीएमएस हैं, इन सारे आरडीबीएमएस में एक क्वालिटी होती है कि सारे के सारे सर्वर पे चलते हैं। दैट मीन्स अगर मैं आपको माई सिक्वल पढ़ा रहा हूं तो माई सिक्वल मैं यहाँ इंस्टॉल कर दूं और अपने कंप्यूटर को आपके सबके लैपटॉप से मैं कनेक्ट करवा दूं, तो आप अपने वाले कंप्यूटर से एसक्यूएल लिखकर मेरे वाले कंप्यूटर में जो आरडीबीएमएस है उस पर काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो जितने भी आरडीबीएमएस हैं वो सब सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। अब कोई अपने नाम में सर्वर लगा देता है, कोई नहीं लगाता। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो आरडीबीएमएस बनाया उसका नाम उन्होंने क्या रखा, इक्वल सर्वर, नाम में क्या लगा दिया, सर्वर। ठीक है, लेकिन जब माई एसक्यूएल की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसको माई सिक्वल बोलते हैं। कायदे से अगर बोलना हो तो इसको भी क्या बोला जाना चाहिए, माई सिक्वल सर्वर। DB2 को DB2 की जगह क्या बोलना चाहिए हमें, DB2 सर्वर। जितने भी आरडीबीएमएस हैं सबके नाम के साथ सर्वर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सारे के सारे सर्वर बेस्ड हमारे होते हैं। ठीक, चलो अब माई एसक्यूएल को कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से आएगा वो देखो। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है, या सीधे लिखो गूगल पे जाओ, डाउनलोड माई एसक्यूएल। जब डाउनलोड माई एसक्यूएल लिखेंगे तो यहाँ पर इतने सारे लिंक आ रहे हैं, उनमें से एक लिंक दिखाई दिया माई सिक्वल इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये आपका आ गया माई सिक्वल का कम्युनिटी इंस्टॉलर। तो कम्युनिटी वर्जन फ्री है और एक है एंटरप्राइज वर्जन, एंटरप्राइज वाला पेड है। ठीक है, तो हमें इसका यूज नहीं करना है। जो फ्री वाला है वो कम्युनिटी एडिशन है। तो जब मैं माई सिक्वल को डाउनलोड करने जाऊंगा तो ये ऑप्शन मुझे मिलेगा। तो मैं अभी जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं जूम में, इस लिंक को मैंने शेयर कर दिया। बाकी आप लोग अपने लेवल पर इसे गूगल कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जैसे मैंने लिखा ऐसे आप लिख देना डाउनलोड माई एसक्यूएल। जैसे आप डाउनलोड माई एसक्यूएल लिखेंगे वैसे ही ये ऑप्शन आएंगे इस तरह से। तो माई सिक्वल इंस्टॉलर नाम का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना। यहाँ का अब यहाँ पर आप देखो तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक 2 MB का है, 2.5 MB का, और एक है 450 MB के आसपास। तो हमें ये वाला इंस्टॉलर चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला इंस्टॉलर चाहिए। ये क्या है, ये कह रहा है कि आप एक सेटअप ले जाओ जो खाली डब्बा है। अब जब आप उसको रन करेंगे तो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू बाकी रिमेनिंग जो फाइल्स हैं वो सारी डाउनलोड आपकी करी जाएंगी। इसमें क्या है, जितना भी सेटअप की फाइल हैं वो सारी पहले से ही आपको दी जा रही हैं और आप उन्हें पहले डाउनलोड कर सकते हैं। कितना फर्क है दोनों में, तो मैं ये वाला रिकमेंड करूंगा, ये वाला आप लेकर आए, जिसका साइज है लगभग 450 MB। वर्जन की बात करें तो माई सिक्वल का जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 8.0.29। जिनका कंप्यूटर विंडो 10 नहीं है, विंडो 7 है, विंडो XP है, तो बहुत पुराना वाला माई सिक्वल यूज करना होगा। अगर आप विंडो 7 पे काम करते हैं तो विंडो 7 पे 8 सीरीज साइज नहीं चलेगी, फिर आपको 5 वाली सीरीज पे जाना होगा, 5.5। तो माई सिक्वल 1 2 3 4 5, 5 के बाद सीधा 8, 6 7 आई नहीं कभी।
तो माई सिक्वल के वर्जन 1 2 3 4 5 5 की सीरीज आई, 5.1 5.2 5.8 तक आया। उसके बाद 6 7 सीरीज ही नहीं बनी, सीधा 8 वाली सीरीज बनी। तो अगर आप माई सिक्वल 8 से पहले का वर्जन ढूंढोगे तो 5 ही मिलेगा। ये मत सोचना 6 7 कहाँ गए, है ही नहीं, आते ही नहीं है, बने ही नहीं है 6 7 तक। तो जिनका विंडो 7 है वो 5.5 या 5.8 को अटेम्प्ट करके देखिए, बेटर होगा विंडो 10 अपडेट करा लीजिए, है ना, फिर लेटेस्ट वाले इंस्टॉल करेंगे। जिनका मैकबुक लाइनेक्स है वो यहाँ से चेंज करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ विंडोज के लिए है, मैकबुक और लाइनेक्स पर ये सेटअप जो आप डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए आ रहा है, विंडोज कंप्यूटर के लिए आ रहा है। तो यहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करके अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड कर लीजिए। क्लिक कर दिया, अब ये बोलेगा डाउनलोड करने के लिए अकाउंट बनाओ ओरेकल पे। तो अब हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे देखो एक ऑप्शन आएगा, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, इस पर क्लिक कर देंगे, आपका बिना अकाउंट बनाए ये डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका डाउनलोड होना शुरू होता है, लगभग 450 MB का सेटअप। अब माई सिक्वल जो सेटअप मैं भी डाउनलोड करके लाया हूं, तो ये भी तो किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा। ठीक, माई सिक्वल इंस्टॉलर अपने आप में एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड हो गया वो सॉफ्टवेयर ही होगा, हार्डवेयर कैसे हो सकता है। तो ये भी तो किसी में लिखा गया होगा, आंसर इज यस, सी एंड सी प्लस प्लस। तो ये जो माई सिक्वल का सेटअप है ये सी सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। अब इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में सी सी प्लस प्लस की हेडर फाइल होनी चाहिए। अब सर ये नई बात बता दी आपने, ये कहाँ से लाएंगे आप, हमें तो पता ही नहीं सी क्या होती है, हेडर फाइल तो बहुत दूर की बात हो गई उनकी। लेकिन ऐसा जरूरी है कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में सी और सी प्लस प्लस की जितनी हेडर फाइल्स होती हैं वो सारी होनी चाहिए। अब विंडो 10 से माइक्रोसॉफ्ट ने सी की जितनी भी हेडर फाइल्स थी अपने विंडो के साथ देनी शुरू कर दी है, लेकिन विंडो 10 से पहले वो सब नहीं होता था। तो आपको माई सिक्वल इंस्टॉल करने से पहले पहले सी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना होता था, एक्स्ट्रा एफर्ट हमें लगाने पड़ते थे। लेटर ऑन माई सिक्वल का सेटअप क्या कहता है, आप एक काम करिए, आप भूल जाओ विंडो क्या है, अगर विंडो कंपैटिबल है तो जो सी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज चाहिए मैं अपने आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लूंगा। सिर्फ एक काम करना, जब इसे इंस्टॉल करें इस माई सिक्वल के इंस्टॉलर को, तो इंटरनेट कनेक्शन बनाए रखना बस अपने कंप्यूटर पे। जितनी भी डिपेंडेंसी है सी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज की, अगर आपके कंप्यूटर में है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई तो आपको परेशान नहीं करेंगे, इंटरनेट से जाके अपने आप डाउनलोड करके ले आएंगे। ध्यान रखना, जो माई सिक्वल पुराने वर्जन आते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। माई सिक्वल के पुराने वर्जन प्रोग्रामर से बोलेंगे आपको ही करना पड़ेगा अलग से। तो पुराने वर्जन को अगर मैं डाउनलोड करूंगा तो पहले मुझे एक्स्ट्रा स्टेप ये करना पड़ेगा, सी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करके करना। अब आज की डेट में जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, अगर वो सी सी प्लस प्लस का यूज करके बनाते हैं तो अपने सॉफ्टवेयर के साथ ही सारी सपोर्ट लेकर आते हैं, क्योंकि प्रोग्रामरों को क्या पता, यूजरों को क्या पता कि ये सब चीजें क्या होती हैं। क्योंकि आज यूजर जो इन सॉफ्टवेयर के हैं वो ज्यादातर नॉन टेक्निकल लोग भी हैं, उनको इतना नहीं पता कि सी क्या होती है, सी सी प्लस प्लस क्या होती है। आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था, हर कोई इन सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करता था। जो पढ़ता था, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है सिर्फ वही इनका यूज करता था, तो वो जानता था सारी बातें कि हाँ ये सब होता है। लेकिन अब इनका यूज नॉन टेक्निकल लोग भी कर रहे हैं, उनको इतना नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए सब कुछ अब ऑटोमेट कर दिया गया है। बस इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखिए। अब मैं अब इसको इंस्टॉल करना सिखा